नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला रामचरितमानस। रामचरितमानस आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा कौन सी है, यह आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा दूसरे का। तीसरा देख लीजिएगा, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है, यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला यति कहलाता है। यति आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। इसके साथ ही आपका चौथा देख लीजिएगा, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला हाजिरी लेने। हाजिरी लेने आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा ब वाला ई ला। रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय है, ये आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना है, कौन सा लिखना है, लिख लीजिएगा अ वाला मेला आंचल। ये आपको छठे का करेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से सही विकल्प के 6 नंबर आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, मेरे नाना पक्के क्या माने जाते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा साहब। साहब आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, संचारी बाओं की संख्या क्या है। तो संचारी बाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, ये आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में लिखना होगा आपको 33। 33 आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब यहां पर तीसरा आपका दिया है, खंड काव्य में जीवन के किसका चित्रण होता है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा एक अंश का। ओके, इसके साथ आपका चौथा दिया है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डांडे। डांडे आपको करेक्ट आंसर लिखना है चौथे का। पांचवा देख लीजिएगा, देख आया
क्या गहना। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा चंद्र। क्या लिखना है? चंद्र। आपको पांचवी का करेक्ट आंसर लगाना होगा। देख आया चंद्र गहना, ये आपको लिखना है। इसके साथ आपको छेटा दिया है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छेटी में आपको लिखना होगा पंकज। क्या लिखना है? पंकज। आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा छेटे का। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान के आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा। ओके। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, लालेंस को कबूतर से प्रेम था। तो तीसरा लगा लीजिएगा बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, प्रबंधिकाओं में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो चौथा लगा लीजिएगा असत्य। ओके। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, निराला की रचना कुकुर मुत्ता है। तो बिल्कुल है भाई साहब, सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका छठा दिया है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य अथवा असत्य के आपके 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर मिलाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, सर्वेसर दयाल सक्सेना। तो इसमें आपको लिखना होगा बाल पत्रिका पराग। ओके, ये आपको लगाना होगा पहले का। और दूसरा देख लीजिएगा, पंचवटी। पंचवटी में आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें? तो इसमें आपको लिखना होगा खंड काव्य। बी ही बर, तो इसमें आपको लिखना होगा निपात शब्द। महादेवी वर्मा, तो चौथे में आपको लिखना होगा ग वाला, निर्जा निहार रश्मि। तो महादेवी वर्मा की रचना है निर्जा निहार रश्मि। ओके। और आपका पांचवा दिया है निरोग। निरोग में आपको लिखना होगा, पांचवी में आपको लिखना होगा क वाला, विसर्ग संधि। ठीक है, निरोग में विसर्ग संधि हो जाएगी इस प्रकार से, नी प्लस रोग। तो विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी पांचवे में। और आपका छठा दिया है पंच परमेश्वर, तो इसमें आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएंगे, जिससे 6 नंबर आपके कंप्लीट यहां से हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में अथवा एक शब्द में देना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने? 3 भेद होते हैं, यह आपको लिखना है। ठीक है। और यदि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, तो उसमें आपको लिखना था 8। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहां पर देख लीजिएगा, आपका दूसरा दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा सामाजिक समस्या। लिख लीजिएगा, सामाजिक समस्या।
ठीक है, अपनी रफ कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आपका तीसरा दिया है, साहित्यिक पुरके किसे कहा गया है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद, लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद, ये आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। ओके, और इसके साथ आपका चौथा दिया है, मेघ आए बंधन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चौथे में आपको लिखना होगा अनुप्रास, कौन सा अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है, यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। ओके, और इसके साथ आपका पांचवा दिया है, मनुष्य ईश्वर को कहां का ढूंढता फिरता है। तो इसमें आपको लिखना होगा मनुष्य ईश्वर को, देवालय, देवालय मतलब मंदिर, उसके बाद मंदिर के बाद मस्जिद, क्योंकि यहां पर मनुष्य ईश्वर को देवालय मंदिर और मस्जिद, इसके साथ ही कबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है, यह आपको लिखना है। ठीक है, वापस से रिपीट इसका आंसर कर देता हूं, मनुष्य ईश्वर को देवालय मंदिर मस्जिद काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है, यह आपको लिखना है। अब आपका छठा दिया है, इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो छठे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा मृत्यु का तरल दूत, यह आपको लिखना है यहां पर छठे का उत्तर। ओके, तो इस प्रकार से टोटल मिला के आपके 32 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्नों पर, और साथ में आपको आंसर भी बता देंगे। डोंट वरी, आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है इसी वीडियो में। तो आपका छेड़ा दिया है, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नई कविता के 2 कवियों के नाम आपको लिखना है, इसके साथ ही आपको उनकी एक एक रचना भी लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे, थोड़ा आपको वेट करना होगा। अथवा देख लीजिएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। तो इसका आंसर भी, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 7वां प्रश्न, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इधर देख लीजिएगा, आपको दोनों में से किसी एक की 2 विशेषता लिखना है। कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी में से आपको दोनों में से किसी एक की 2 विशेषता बताना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 8वां देख लीजिएगा, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। ओके, इसके साथ ही 8वां देख लीजिएगा, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर अथवा देख लीजिएगा, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई पड़ते हैं देते हैं, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। तो सभी के आंसर आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रेमचंद की साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आपका दिया है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताकर आपको लिखना होगा। और 11वां प्रश्न आपका दिया है, गोलबंदर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्यों क्या ऐलान कर रही थी, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, यह आपको बताकर
लिखना होगा। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर बताकर लिखना है। कितने अंतर आपको लिखना होगा? सिर्फ 2 अंतर आपको लिखना है। ओके, और अथवा आपका दिया जिसमें संधि एवं समास में आपको अंतर बताना है। क्या अंतर बताना है? ओके, इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 13वां प्रश्न आपका दिया है, रस किसे कहते? रस के अंगों के नाम आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, छंद किसे कहते हैं? छंद की प्रकारों के नाम आपको लिखना होगा। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखना है। इसके साथ ही आपको उदाहरण भी लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसके बारे में आपको बताना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, कहानी तथा एकांकी में प्रमुख 2 अंतर बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है, जीवनी और आत्मकथा में प्रमुख अंतर आपको बताना है। अब आगे हम चलेंगे तो आपका 17वां प्रश्न यहां पर दिया है जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखना है। इसके साथ ही आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला आपका दिया आंखों का तारा, तो इसके अर्थ में आपको लिखना होगा बहुत प्यारा या बहुत प्रेम। दूसरा आपका दिया 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। ठीक है, तो इनके अर्थ हो जाएंगे और आपको परीक्षा में वाक्यों का प्रयोग करके भी लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको अच्छे से बता देंगे। अथवा देख लीजिएगा, तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित तो आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को तत्सम शब्द की परिभाषा लिखना होगा। उसके बाद आपको एक उदाहरण देना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, कितने? 3 नंबर का। ओके, जिसमें क्या करना होगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको प्रसंग, उसके बाद आपको भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा, प्रस्तुत कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक इससे उससे ली गई है और इसके कवि का नाम यह है। यह आपको संदर्भ में लिख देना है। और प्रसंग में आपको लिखना होगा, जो ये हमारी पंक्ति आया ये हमें कौन सी शिक्षा देना चाहती है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, यह आपको प्रसंग में लिख देना है। भावार्थ मतलब इनका अर्थ क्या क्या है। ठीक है, यह आपको भावार्थ में पूरा लिख देना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और अतिवी वाले प्रश्न में भी आपको सेम करना है, वही जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखना है। तो ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को पढ़ लेना है, जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा जो हमारा ये गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक से किस अध्याय से लिया गया है, यह आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ में आप सभी क्या लिखेंगे, प्रस्तुत कविताएं प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से जो नाम है उससे लिया गया है और इसके लेखक के नाम हमारा ये है। यह आपको संदर्भ में लिख देना है, प्रसंग और वाक्य आपको कर देना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, दोनों के आंसर आपको मिलने वाले। ओके, इसके साथ ही आपका 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है, अनुच्छेद आपको बनाकर लिखना है। ओके, और अतिवी वाले प्रश्न में क्या करना होगा, आपको मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए। तो आप सभी को पता होगा आपके हर महीने मासिक टेस्ट होते रहते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, आपके कक्षा अध्यापक से जो आपकी चर्चा हुई है, ठीक है, जो बात हुई है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, इसके साथ आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा,
निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो भाई साहब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस गद्यांश काव्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद समझना है। समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको यहीं से छांट कर लिखना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। शीर्षक मतलब टाइटल आपको बताना है, ठीक है, टाइटल आपको लिखना होगा। मतलब जो हमारा गद्यांश काव्यांश है ये किसके ऊपर है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है समय का सबसे कहना है, तो इसमें आपको लिखना है समय। समय आपको इसका शीर्षक लिख देना है, ठीक है, मतलब समय का महत्व। और दूसरा आपका दिया है समय किसका मित्र है, तो इसमें आपको छांटना होगा यहां से समय किसका मित्र है। तो समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसका मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, पुल सदा मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, सुख दुख भी सहना है, कर्म ही जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मित्र है। तो आप सभी को कुछ समझ में आया? नहीं आएगा बट मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको लिखना होगा समय किस किस का मित्र है, सत्य से जिसको प्रीत है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा समय का महत्व, समय का जो मित्र है, और अंत में उसकी जीत है, ये भी आपको लिख देना है, और समय भी उसका मित्र है, मतलब ये आपको दूसरे का आंसर यहां से लिख देना है। ओके, अच्छे से और आपको बता देंगे। और तीसरे में क्या करना होगा, इस काव्यांश का भावार्थ, बहु प्लस अर्थ, ठीक है, भावार्थ आपको लिख देना है, तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से बता देंगे। और यहां पर अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है। तो गद्यांश में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको शीर्षक बताना होगा, उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न दिया जिसमें सच्ची मानवता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा, और तीसरा आपका दिया इसमें गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, सार आपको लिख देना है, यही से आपको लिखना है, ठीक है, मन से आपको कुछ नहीं लिखना है, यही से आपको पूरे तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, गद्यांश को आपको समझना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, इसमें क्या करना होगा यहां पर देख लीजिएगा। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी, क्या होता है टीसी, इसके ऊपर आपको अपने प्राचार्य को क्या करना है, एक आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आपको लिख देना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और अतिव्यय वाले प्रश्न में क्या करना होगा, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को मतलब दोस्तों को एक पत्र लिखना है। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आप सभी प्रिय छात्र किसी एक विषय पर समझकर निबंध पढ़ लीजिएगा, ओके, जिससे 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। तो हाँ सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर सबसे पहले बता दिया। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और नीचे वाला आपका 6ठे प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहां से हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहां से मिल जाएगा, और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का अतिव्यय वाला का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, और नीचे वाला आपको 8वें प्रश्न का अतिव्यय वाला का उत्तर यहां तक मिल जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, और अतिवी वाले का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 10वें प्रश्न का आपको अतिवी वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 11वें का अतिवी का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा। 12वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में 2 अंतर बताकर लिखना है। तो अंतर आपको दिया 12वीं का उत्तर, और 12वीं का आपको अतिवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। ओके, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वीं प्रश्न का उत्तर, पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, और अतिवी वाले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ही आप सभी 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, और अतिवी वाले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। पहले में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है, और इसके अतिवी में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। ओके, इसके साथ ही आप सभी 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, अतिवी वाले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आप सभी 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, 16वें का आपको पहले का उत्तर यहां से मिल जाएगा, और अतिवी वाले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आप सभी 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लीजिएगा, पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, अतिवी का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, और अतिवी वाले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 18वीं अतिवी के बाद यहाँ पर 19वीं प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा मैं बता देता हूं, थोड़ा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया संदर्भ आपको, उसके बाद आपको प्रसंग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, प्रसंग के बाद नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको वाक्य करके लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही 19वें प्रश्न के अतिवी में आपको यहां पर दिया है। ठीक है, अतिवी का उत्तर आपको यहां पर दिया। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा, और 20वें के बाद 21वें प्रश्न का उत्तर आप सभी यहां पर देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश काव्यांश आपको दिया गया था, जिसके उत्तर आपको देने थे, पहले का उत्तर, दूसरा और तीसरे का उत्तर आपको दिया है। और 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा अतिवी का, इसका उत्तर भी आपको दिया है। ठीक है, और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, और जो भी आपके विद्यालय का स्कूल का नाम है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से नियमित छात्र के रूप में कक्षा आपको क्या करना है, यहाँ पर 9वीं करना है। ठीक है, कक्षा 9वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर, मतलब कहीं पर भी हो गया है। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर वगैरह वगैरह। ठीक है, हो गया है, अतः मुझे कक्षा 10वीं कक्षा में सागर में प्रवेश लेना है। ठीक है, 11वीं के स्थान पर आप 10वीं यहाँ पर कर लीजिएगा, और इसके साथ ही नीचे पूरा का पूरा आपको ऐसे कैसे लिख देना है, और नीचे आपको कक्षा जो आपकी 9वीं है ये आपको 9वीं यहाँ पर लिख देना है, और तारीख दिनांक आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है, जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है वो आपको तारीख यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ ही यहाँ पर 22वें प्रश्न का अतिवी का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें एक पत्र आपको लिखना होगा अपने मित्र को, जो भी आपके मित्र का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इसके साथ ही स्कूल का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, संभव नहीं है तो आप स्कूल का नाम मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, दिनांक आपको बिल्कुल लिखना होगा, और पूरा का पूरा नीचे जो दिया है ये आपको लिख देना है परीक्षा में। और इसको लिखने के बाद जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, पता वगैरह वगैरह जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और धन्यवाद आपको नीचे कर देना है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, इस प्रकार से। और इसके साथ ही जो हमारा 23वां प्रश्न दिया है, जिसमें निबंध आपको लिखना होगा, तो निबंध आप परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर जीवन में खेलों का महत्व,
तो रूपरेखा आपको लिखना होगा, हेडिंग डालकर रूपरेखा। प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेल, खेलों का महत्व, उपसंहार। इस प्रकार से आपको रूपरेखा में लिखना होगा। इसको लिखने के बाद जो आपने रूपरेखा में लिखा है उसका वर्णन, बिंदु का वर्णन आपको कर देना है। प्रस्तावना का वर्णन हो जाएगा, व्यस्त जीवन एवं खेल का वर्णन आपको कर देना है, और खेलों का महत्व, उपसंहार। इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।